Today we study about the Guyton chapter number 13 cardiac arrhythmias and their ECG interpretation. कार्डिक सबसे पहले ना इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्डिक एरिथमियास होते क्यों हैं. इसकी कुछ रीजंस होती हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं कि एब्नॉर्मल रिदमिसिटी ऑफ पेसमेकर एसए नोड को कहा जाता है. बाजुकात क्या होता है कि एसए नोड जिस बीट पर जिस रिदमिकल रेट पर डिस्चार्ज हो रहा होता है ना उसकी वो चेंज हो जाता है. मिसाल के तौर पर एसए नोड की जो डिस्चार्ज रेट है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट है. ठीक है, लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट या तो ज्यादा हो जाती हैं अप टू द 100 बीट्स पर मिनट, या तो बहुत कम हो जाती हैं अप टू द मतलब जैसे ब्रेडिकार्डिया में कम हो जाती हैं अप टू द 60 बीट्स पर मिनट तक रह जाती हैं. ठीक है, तो मतलब वो बीट्स में चेंजिंग आना उसको हम कहते हैं कि एब्नॉर्मल रिदमिसिटी हो जाना. शिफ्ट ऑफ पेसमेकर फ्रॉम एसए नोड टू अदर प्लेसेस. बाजुकात ऐसा होता है कि एसए नोड का जो रिदमिकल डिस्चार्ज है उसके मुकाबले किसी और जो हमारे पास नोड होता है या फिर किसी और जगह पर मौजूद एक्टोपिक फोकाई का रिदमिकल डिस्चार्ज उससे ज्यादा हो जाता है. एक्टोपिक फोकाई क्या होता है? एक्टोपिक फोकाई वो पेसमेकर होता है जो हमारे पास मसल्स में पाया जाता है. मिसाल के तौर पर हम कहेंगे एक्टोपिक फोकाई जो है वो अदर देन मसल में मतलब ऐसे नोड है ना, ऐसे नोड. ठीक है, अगर एट्रियल मसल में कहीं पे कोई और पेसमेकर बन गया जिसने इंपल्सेस को भेजना शुरू कर दिया है उसको हम कहते हैं एक्टोपिक फोकाई. ठीक है, अब अगर ऐसे नोड की बजाय कोई और पेसमेकर बन जाए, एवी नोड बन जाए, पर्किंजी बन जाए या फिर कोई एक्टोपिक फोकाई बन जाए, उसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं. या फिर हमारे पास हार्ट में इंपल्स की स्प्रेड में कोई मतलब ब्लॉक आ जाए, मतलब कहीं पे एवी नोड में जाना था, एवी नोड पे ब्लॉक आ गया तो इस वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जा सकती इंपल्स. ठीक है, या फिर ये हो जाए. या फिर नॉर्मल पाथवे का मतलब है कि जिस नॉर्मल पाथवे से जाती है यानी ऐसे नोड से एवी नोड में जाती है, एवी नोड से वो हमारे पास जो है वो पर्किंजी में जाती है, तो इस नॉर्मल जो इंपल्स ट्रांसमिशन का पाथवे है उसमें चेंजिंग आ जाए. या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्पूरियस इंपल्सेस का मतलब है कि हार्ट में मौजूद कहीं किसी और जगह पर इंपल्सेस खुद ब खुद से जनरेट हो जाए. हार्ट का मसल है उसके किसी भी हार्ट के मसल के पार्ट में किसी भी खुद से जनरेशन हो जाए, इंपल्सेस फेक इंपल्सेस खुद से खुद बनना शुरू हो जाए. ठीक है, ये रीजन हो सकते हैं कार्डियक एरिथमियास की. अब हमने पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल टेकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया. टेकीकार्डिया क्या होता है? आपने ना अगर आपने कंसेप्ट के लिए पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगर आपने सिर्फ ऊपर से पढ़ना है तो फिर वो तो सिर्फ लाइंस, बुक की लाइंस भी बता देंगे, लेकिन हम आपको डिटेल मतलब कंसेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा एक एक रीजन को पढ़ना पड़ेगा कि व्हाई दिस अकर एंड ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, अब सबसे मिसाल के तौर पर टेकीकार्डिया. टेकीकार्डिया का मतलब होता है कि एसए नोड का जो रिदमिकल डिस्चार्ज है ना वो बहुत ज्यादा हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, मतलब एसए नोड बार बार इंपल्सेस भेज रहा है, जो इंपल्स की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा, इंपल्स भेजने की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तकरीबन 100 बीट्स पर मिनट इन अडल्ट में हो गई है. ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम हो जाता है, मतलब जो फासला होता है दो क्यूरस कम्प्लेक्सेस के दरमियान वो कम हो जाता है. ठीक है, और जो हमारे पास बीट्स हैं, हार्ट रेट की बीट्स हैं वो बढ़ जाती हैं. जब हार्ट रेट बढ़ता है तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम हो जाता है, ये आपने याद रखना है. ठीक है, उसके बाद टेकीकार्डिया की कॉजेज क्या हो सकती हैं? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ना तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले मेटाबोलाइट्स बढ़ते हैं, और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो वेजोडाइलेटर्स होते हैं. वेजोडाइलेटर्स क्या करवाते हैं? वेजोडाइलेशन करवाते हैं. ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो होता है. जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है. एकदम से जब किसी जगह पे एकदम से ब्लड आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ेगा. ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? ज्यादा वीनस रिटर्न होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट वो सारा जब हार्ट का प्री लोड बढ़ेगा यानी हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा फिलिंग होगी, तो ज्यादा जो हमारे पास मायोफिलेमेंट्स और एक्टिन और मायोसिन फिलेमेंट्स होते हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ज्यादा हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने से जो हार्ट इजेक्शन ज्यादा करेगा, सारा का सारा ब्लड जो है वो बॉडी को देगा. तो इस तरह से हमारे पास हार्ट रेट बढ़ेगा. जितना ज्यादा प्री लोड होगा उतनी ज्यादा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, उतना ज्यादा हार्ट रेट होगा. अब डिहाइड्रेशन से कैसे होगा? डिहाइड्रेशन से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा. ब्लड वॉल्यूम कम होने से क्या होगा? जब आप हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जो इंपल्सेस हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाएंगी कि वो हार्ट रेट को बढ़ाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो हार्ट का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होगा वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा. डिहाइड्रेशन से ब्लड वॉल्यूम कम होगा. ब्लड वॉल्यूम में मौजूद होता है वाटर. जब हमारे जिस्म में वाटर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, इससे ब्लड प्रेशर कम होगा. जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन जाती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और इससे हार्ट रेट बढ़ेगा. ठीक है, जब भी ब्लड प्रेशर जिस भी मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो साथ ही साथ अपने याद रखना है हार्ट रेट भी जरूर बढ़ेगा. ठीक है, हार्ट रेट बढ़ गया ब्लड प्रेशर बढ़ने से. ठीक है, अब आगे पढ़ना है कि ब्लड लॉस एनीमिया क्या होता है. बाजुकात क्या होता है? एनीमिया का मतलब क्या? एनीमिया का मतलब है हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं.
जब रेड ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर कम होते हैं तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर कम होगा, तो वही स्टिमुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाएगी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और साथ हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो वो तमाम मैकेनिज्म जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं वो इवेंचुअली जो है वो आपका हार्ट रेट भी बढ़ा रहे होते हैं। अब जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन एक हद आएगी वो जिस 40 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर टेम्परेचर मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, हार्ट रेट फिर कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास हार्ट मसल इतना वीक हो जाएगा। देखें, जब टेंशन, ये लैप्लास लॉ होता है, टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू रेडियस। जब हमारे पास हार्ट रेट काफी बढ़ रहा है, जब फीवर बढ़ रहा है, फीवर से मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म से वेसोडाइलेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेसोडाइलेटर्स जो है वो वेसोडाइलेशन करवा के ब्लड प्रेशर को एकदम से बढ़ा रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हार्ट के ऊपर टेंशन बढ़ रही है। टेंशन ऑन द हार्ट मसल बढ़ने से क्या हो रहा है, हमने क्योंकि टेंशन ऑन द हार्ट मसल को मेंटेन रखना है, नॉर्मल रखना है, तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो साथ उसका रेडियस कम करना पड़ेगा। रेडियस कैसे कम होगा, थिकनिंग हो जाएगा, हार्ट मसल थिकन हो जाएगा। देखें, पहले हार्ट मसल का रेडियस इतना था, अब जब ज्यादा ओवर एक्टिविटी की वजह से हार्ट मसल थिकन होना शुरू हो जाएगा तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। तो रेडियस कम हुआ, प्रेशर बढ़ रहा था ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, जब वेसोडाइलेटर्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे थे और तो हार्ट मसल की थिकनिंग होगी, हार्ट मसल का रेडियस कम हो गया तो टेंशन जो है वो बिल्कुल फिर नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है तो साथ ही साथ हार्ट का जो रेडियस है ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द हार्ट मसल वो भी कम हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से टेंशन जो है वो नॉर्मलाइज होती है। लेकिन हार्ट मसल की थिकनिंग होने की वजह से, उसका जो है रेडियस कम होने की वजह से जो है वो हार्ट मसल वीक हो जाएगा, हार्ट मसल स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है। और एक मार्क होगा, उससे आगे मजीद टेम्परेचर बढ़ेगा तो मजीद हार्ट रेट बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो तमाम मैकेनिज्म जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं वो इवेंचुअली जो है वो हार्ट रेट को क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। अब ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम हो रहा होता है। एथलीट्स में नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट उनका जो होता है ना वो नॉर्मल एज कम्पेयर टू अदर पर्सन स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को बॉडी के अंदर पंप कर रहा होता है, तो उनका नॉर्मली हार्ट रेट बड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उन पर्सन के जो कि एथलीट नहीं होते, जो कि उनकी जो डेली रूटीन होती है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। तो जब ये एथलीट्स रेस्ट में भी होते हैं तब भी उनका हार्ट ऐसे काम कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा पंपिंग बॉडी के अंदर कर रहा होता है, हार्ट रेट तब भी उनका ज्यादा होता है। तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या करेगा, इनिशिएट करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ताकि जो है हार्ट रेट वो कम हो सके। हार्ट रेट कम करने के लिए बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होगा। वो कैसे करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन इंपल्सेस जाएंगे थ्रू द वेगस नर्व्स एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेंगे, एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बाजुकात ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कैरोटिड साइनस सिंड्रोम होता है। कैरोटिड साइनस सिंड्रोम का मतलब है कि इन पेशेंट्स में प्रेशर रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव, यानी बैरो रिसेप्टर जो कि हमारे पास कैरोटिड साइनस रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, कैरोटिड आर्च के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर जो कि प्रेशर में चेंजेस को सेंस कर रहे होते हैं। अगर जरा सा भी इन पेशेंट में, कैरोटिड साइनस सिंड्रोम के पेशेंट में जरा सा भी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी नेक पे, मिसाल के तौर पर नेक पे आपने कोई चीज पहन ली है जिसकी वजह से आपके नेक के रीजन में थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, तो इसकी वजह से बैरो रिसेप्टर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगी कि वो इंटेंस वेगल एसिटाइलकोलिन इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देंगे। बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन की वजह से ब्रेडिकार्डिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा और एक वक्त आएगा कि हार्ट रेट 5 से 10 सेकंड के लिए हार्ट जो है वो धड़कना ही बंद हो जाएगा, मतलब इतनी ज्यादा वेगल स्टिमुलेशन हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो पेशेंट है वो बेहोशी की हालत में चला जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, जिसे हम सिनकोप कहते हैं। तो ये एक्सट्रीम वेगल स्टिमुलेशन से कैरोटिड साइनस सिंड्रोम के पेशेंट्स में सिनकोप हो सकता है। अब साइनस एरिथमिया क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो जिस कार्डियोटैकोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हार्ट रेट को ना दो उसमें देखता है, एक क्वाइट इंस्पायरेशन में और एक डीप इंस्पायरेशन में। क्वाइट इंस्पायरेशन क्या होती है, नॉर्मली जो कि हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं वो जिस क्वाइट इंस्पायरेशन, और डीप इंस्पायरेशन वो होती है कि जब हम बहुत तेजी से सांस को अंदर लेके, बहुत डीप सांस को अंदर लेके जाए बहुत वक्त के लिए और एकदम और बहुत आराम से एक डीप एक्सपायरेशन करें, मतलब डीप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन फोर्सफुली जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे पास होती है फोर्सफुली एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को डीप इंस्पायरेशन कहते हैं। अब ये जो कार्डियोटैकोमीटर नोट करता है कि जब हम क्वाइट इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, तो हार्ट रेट में चेंजेस सिर्फ और सिर्फ 5% आ रही होती है, मतलब हार्ट रेट बढ़ भी 5% रहा होता है और कम भी 5% हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो डीप रिस्पायरेशन होती है उसमें हार्ट रेट में चेंजेस 30% तक आ रही होती हैं। अब देखें, साइनस एरिथमिया पढ़ना है। साइनस एरिथमिया ना कुछ रीजन होती हैं जिसकी वजह से साइनस एरिथमिया हो सकता है। हमारे मेडुला के अंदर ना 2 सेंटर्स होते हैं, एक रिस्पायरेटरी सेंटर होता है और एक हमारे पास वेसोमोटर सेंटर होता है। रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है ना वो हमारी बॉडी की रिस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, रेट ऑफ
एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करा होता है, ये लिखा हुआ है रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। और जो हमारे पास वेजोमोटर सेंटर होता है वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करा होता है बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, बाजू का ऐसा होता है मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे जो है वेजोमोटर सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। हाउ, अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से क्या होता है, हमारा ब्लड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। रिस्पायरेटरी सेंटर जो है ना वो हमारे पास सिग्नल्स भेजेगा वेजोमोटर सेंटर को कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करो, और उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन से आप देख सकते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन से ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वेजो कंस्ट्रिक्शन से। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो हार्ट है ब्लड को पंप करेगा, जिसकी वजह से लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो करने की वजह से एक्सचेंज जो होगा वो ज्यादा होगा एल्वुलाई के दरमियान, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर जा सकेगी। तो ये एक मैकेनिज्म होता है जो कि ओवरव्यू है थोड़ा सा। अच्छा, बाजुकत क्या होता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये ज्यादा सिग्नल्स जो हमारे मेडुलरी सेंटर से डिस्टेंस वेजोमोटर सेंटर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नॉर्मल जो सिग्नल्स होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। मतलब जो नॉर्मल हमारे पास सिग्नल्स जा रहे होते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल सिग्नल्स जा रहे होते हैं हमारे वेजोमोटर सेंटर के अंदर फॉर द डायलेशन, फॉर द कंस्ट्रक्शन, वो अल्टर हो जाते हैं। उन नॉर्मल सिग्नल्स को अल्टर करवा देता है कौन, स्पिल ओवर सिग्नल्स होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सिग्नल्स होते हैं, जो कि रिस्पायरेटरी सेंटर से वेजोमोटर सेंटर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और वेजोमोटर सेंटर ही हमारे पास, वेजोमोटर सेंटर बहुत सेंसिटिव होता है, और यही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करवा रहा होता है। अगर इसमें स्पिल ओवर सिग्नल चले जाएंगे तो जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है, इससे प्रोड्यूस होने वाले जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है वो अल्टर हो जाएगी, और इवेंचुअली क्या होगा, साइनस अरिथमिया प्रोड्यूस हो सकेगा, क्योंकि ये तमाम सिग्नल्स पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ऐसे नोड को जाके स्टिमुलेट करते हैं। अगर इनकी सिग्नल्स में तब्दीली आ जाएगी तो ऐसे नोड को जो सिग्नल, ऐसे नोड डिफरेंट रेट पे डिस्चार्ज होगा और फिर साइनस अरिथमिया कॉज हो जाएगा। अच्छा, मेन टॉपिक है हार्ट ब्लॉक। सबसे पहले सिनोएट्रियल ब्लॉक है, यानी पेस मेकर का ब्लॉक है। ऐसे ब्लॉक कैसे हो सकता है, किसी भी हार्ट डिजीज में हो सकता है ऐसे ब्लॉक। ठीक है, किसी भी हार्ट डिजीज के तौर पर हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट जब होता है तब भी हमारे पास ऐसे नोड ब्लॉक हो सकता है। कोई भी रीजन हो जिसमें ऐसे नोड ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से जो इम्पल्स है, इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड ब्लॉक हो जाए एट्रियल मसल में एंटर होने से पहले ही, तो क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल जाहिर सी बात है एट्रिया हमारे स्टिमुलेट हो रहे हैं, हमारे वेंट्रिकल स्टिमुलेट नहीं हो रहे हैं। तो क्या होता है, इम्पल्स जो है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, हमारे ना नॉर्मली जो एवी ब्लॉक होता है ना, वो नॉर्मली उसमें कैपेबिलिटी होती है, एवी नोड होता है, एवी नोड सॉरी, उसमें नॉर्मली कैपेबिलिटी होती है कि वो 40 से 60 बीट्स पर मिनट पर डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन ऐसे नोड जो डिस्चार्ज हो रहा है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट पर होता है। ऐसे नोड का डिस्चार्ज रेट ज्यादा होता है एवी नोड से, इस वजह से ऐसे नोड इम्पल्सेस पहले ही भेज देता है बिफोर द एवी ब्लॉक। ठीक है, अब एवी नोड जो है जब स्टिमुलेट नहीं, एवी नोड 40 to 60 पे बीट कर रहा था, ऐसे नोड इम्पल्सेस दे रहा है। ठीक है, ऐसे नोड की इम्पल्सेस, एवी नोड अपने इम्पल्सेस जनरेट करने से पहले ही उसके पास ऐसे नोड की इम्पल्सेस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे एवी नोड वो खुद इंक्रीजिंग रिदमिकल रेट से डिस्चार्ज करना चाह रहा था 40 to 60 पे, लेकिन उससे पहले ही ऐसे नोड इम्पल्सेस भेजेगा, और वो फिर डिस्चार्ज होने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करेगा, सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स को आगे पास करेगा, यानी खुद से खुद डिस्चार्ज नहीं हो सकेगा। लेकिन कोई भी ऐसी एब्नॉर्मलिटी जिसकी वजह से ऐसे नोड ब्लॉक हो जाएगा या ऐसे नोड की इम्पल्स आने में देर हो जाएगी वेंट्रिकल के अंदर, तो एवी नोड खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा अपने इंट्रिंसिक रिदमिकल रेट पर। ठीक है, इंट्रिंसिक रिदमिकल रेट पर डिस्चार्ज हो जाएगा वो। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्स की डिले क्यों होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक क्यों होता है, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लॉक क्यों होता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्स क्यों नहीं पहुंच पाती, उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं। क्यों जो है वो हमारे पास ऐसे नोड के अलावा कोई और पेसमेकर बन जाता है, वी नोड क्यों पेसमेकर बन जाता है, उसकी रीजन इसीमिया होती है। इसीमिया का मतलब होता है हमारे टिश्यू में ब्लड सप्लाई बहुत कम है। जब इसीमिया में ब्लड सप्लाई कम होती है ना, तो आपने ये नोट करना है कि जब इसीमिया में ब्लड सप्लाई कम होती है ना, तो हमारे जो कार्डिक मसल सेल्स है ना, वो उनमें जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं या फिर वो कम ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उनकी जो एक एबिलिटी होती है ना कि सर्टेन वोल्टेज पे खुलना बंद होना है, वो खत्म हो जाती है। वो एबिलिटी खत्म होने से वो लीकी हो जाते हैं, वो किसी भी वोल्टेज पे कोई भी वोल्टेज उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, वो हर वक्त खुले रहते हैं, आधे खुले रहते हैं, जिसकी वजह से जो है आइंस की परमेबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं रहती, और वो मतलब हाइपर कैल्सीमिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कैल्शियम आयंस अंदर चले जाते हैं, और वो इस वजह से वो थिकनिंग हो जाती है मसल की। जब मसल स्टिफ हो जाते हैं तो जो मायोकार्डियाटाइस हो जाता है, मायोकार्डियाटाइस इसी को कहते हैं कि थिकनिंग ऑफ द मसल, और जिसकी वजह से, और मायोकार्डियाटाइस क्यों होता है,
ड्यू टू द लीकीनेस ऑफ द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, अब इसीमिया और ये सारा रीजन क्यों क्यों हो रही होती है, हमारे पास ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से। जब ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है ना, तो जब हमारे पास हार्ट रेट, मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, आप इज्यूम करें ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, अब में इसीमिया हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट ने बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन करनी होगी, उस तमाम ब्लड को उसने आगे भी तो भेजना होगा ना। जब उसने तमाम ब्लड को आगे भेजना होगा तो कोरोनरी उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड सप्लाई क्योंकि कम है, तो इसीमिया की वजह से जो है वो हार्ट जो मसल वीक हो जाता है और जो इंपल्स है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में डिले या फिर ब्लॉक हो जाती है। और जो कंप्रेशन भी यही बात है, स्कार टिश्यू कैल्सिफाइड पोर्शन का यही मतलब है कि हाइपर कैल्सीमिक हो गया हार्ट मसल। हाइपर कैल्सीमिक क्यों हुआ था, इसीमिया देखें, सबसे पहले इसीमिया हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुई, ब्लड सप्लाई कम होने से वोल्टेज गेटेड चैनल्स लीकी हो गए, मतलब जो वोल्टेज गेटेड चैनल जिस वोल्टेज पे खुलते थे अब वो कोई वोल्टेज पे नहीं खुलेंगे, वो पहले से ही लीकी है, वो मतलब वो लीकी है, वो खुल नहीं रहे, वो लीकी हैं, जिसकी वजह से ज्यादा कैल्शियम अंदर जाए जा रहे हैं और कैल्सीफाइड पोर्शंस हार्ट के अंदर क्रिएट हो गए हैं। हार्ट मसल अब थिक हो गया है और इम्पल्स जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने में उसे बहुत परेशानी है क्योंकि वो थिक हो गया हार्ट मसल, और जिसकी वजह से मायोकार्डियाटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल, सारे प्रोसेसेस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जो मेन बात है वो इसीमिया है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारे पास एवी बंडल में कैल्सिफाइड पोर्शंस क्रिएट हो जाएंगे, हाइपरकैल्सीमिक हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डाइटिस हो जाएगा। जब हाइपरकैल्सीमिक होगा तो हार्ट मसल थिक हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई कम है, लेकिन उसको हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट ज्यादा काम करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो हार्ट मसल जो है वो थिक हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। और फिर एक और रीजन भी हो सकती है, अगर हम बहुत ज्यादा वेगल स्टिमुलेशन करवा दें, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, जैसे कैरोटिड साइनस सिंड्रोम के पेशेंट्स में होता है, तो वो हार्ट रेट को बहुत कम कर सकता है और इंपल्स में बहुत ज्यादा डिले आ सकता है इनटू फ्रॉम गोइंग टू एट्रिया टू वेंट्रिकल। यानी कैरोटिड साइनस सिंड्रोम के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा एक्सटेंस वेगल स्टिमुलेशन हार्ट रेट को बहुत कम करवा देती है, जिसकी वजह से बहुत कम जो है बहुत स्लोली जो है वो इंपल्स जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में जारी होती है। या डिजनरेशन हो जाए एवी कंडक्शन सिस्टम की, या फिर कुछ मेडिसिन होती हैं बीटा एंड्रोजेनिक एंड डिजिटैलिस मेडिसिन जो कि एवी कंडक्शन को रोक देती हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल में इंपल्स नहीं जा पाती। ये हमने कुछ रीजंस पढ़ी, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक की, एनएस सिनोट्रियल ब्लॉक की। अब हमने पढ़ना है इनकम्प्लीट एवी ब्लॉक एंड कंप्लीट एवी ब्लॉक। दो होते हैं, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट में फर्स्ट डिग्री ब्लॉक एंड सेकंड है, और कंप्लीट में थर्ड डिग्री ब्लॉक है। दीज आर द मेन। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या होता है, हमारा इंटरवल होता है पीआर इंटरवल, आपने याद रखना है। पीआर इंटरवल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। ठीक, ये देखें, ये पी वेव की बिगनिंग है और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगनिंग, इस इंटरवल को क्या कहा जाता है, पीआर इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज द पीआर इंटरवल, इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.12 से 0.20 सेकंड, याद रखनी है। ठीक है, अगर इसकी जो 0.16 जो 0.12 से 0.20 नॉर्मल थी, अगर 0.2 से बढ़नी शुरू हो जाए पीआर इंटरवल, तो जाहिर सी बात है पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया मोर देन 0.20 सेकंड का, ड्यू टू द डिले ऑफ द कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। और आपको पता है जब भी हार्ट रेट हमारे पास कम हो रहा होता है तो कार्डियक साइकिल प्रोलॉन्ग हो रहा होता है। तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया क्योंकि इंपल्स जो है वो अभी एट्रिया के अंदर ही मौजूद है, तो इस वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आने में थोड़ी सी देर है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देर से आएगा, जिसकी वजह से जो है वो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया। आपने याद रखना है कि फर्स्ट डिग्री में सिर्फ यही होता है। अब सेकंड और थर्ड डिग्री है, सेकंड में याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें भी पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन इसमें बाजुकात इतना पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है कि इंपल्स जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा ही नहीं पाती। बाजुकात, हर दफा नहीं होता। जब भी इंपल्स जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, लेकिन जब भी जाएगी तो पी वेव भी आएगी और क्यूआरएस भी आएगा, लेकिन डिले होगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा वैसे ही जैसे कि फर्स्ट डिग्री में होता है, लेकिन थोड़ा सा डिले ज्यादा होगा। और इसमें ना एक इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं जिसमें थोड़ी सी डिफरेंट बातें हैं, मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 1 में ये होता है कि हमारे पास पीआर इंटरवल ना प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग हो रहा था, मतलब पहले 0.12 सेकंड का, उसके बाद 0.16 का होगा, उसके बाद 0.20 का होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग, और एकदम से क्या होगा, पीआर इंटरवल पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, एकदम से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें, पहले इंपल्स स्लो आ रही, फिर अगली इंपल्स उससे भी ज्यादा स्लो आई, अगली इंपल्स उससे भी ज्यादा स्लो आई, और फिर क्या हुआ, इंपल्स जा ही नहीं सकी वेंट्रिकल के अंदर, यानी वेंट्रिकल के अंदर नहीं गई, तभी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया। तो पीआर इंटरवल थोड़ा सा बड़ा होगा, पहले 0.12, फिर 0.16, फिर 0.20, फिर एकदम क्या होगा कि पी जो हमारे पास ड्रॉप्ड बीट होगी, जिस तरह यहाँ पे शो किया गया ड्रॉप बीट होगी, पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं। पहले हमारे पास तो आ तो रहा था, मतलब लेकिन इंटरवल बढ़ रहा था वक्फे से, लेकिन एकदम से क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा वीक हो जाएगा कि वो जा ही नहीं सकेगा ड्यू टू द डिले ऑफ द कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। अब टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में ये होता है कि फिक्स हमारे पास नंबर होते हैं, मतलब
फिक्स नंबर सेंस में होते हैं कि 3 पी वेव्स के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आएगा, 2 पी वेव्स के बाद जैसे यहाँ पे शो गया 3 वेव्स के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आया, ठीक है। तो इसमें एक रिदम होता है, रिदम्स होते हैं, यानी 3-2 3-1, यानी 3 पी वेव्स के बाद 2 क्यूआरएस कम्प्लेक्स आएगा, 3 पी वेव्स के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं होता, प्रोलॉन्गेशन नहीं होती पीआर इंटरवल की, जितना पीआर इंटरवल शुरू में था उतना ही रहता है, और एकदम से जो है वो और उसमें मिसाल के तौर पर 0.16 था, बड़ा हुआ तो होगा, 0.20 मिसाल के तौर पर था, बड़ा हुआ तो होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, पीआर इंटरवल बड़ा होगा क्योंकि इंपल्स स्लोली जा रही है, पीआर इंटरवल होगा, लेकिन जितना भी होगा वो फिक्स रहेगा तमाम 3 पी वेव्स में, ठीक है। और जब भी आएगा मतलब ये 3 पी वेव्स के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आएगा तो पीआर इंटरवल सेम रहेगा, इसमें आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद टाइप 1 में जो हमारे पास होता है ना, मतलब टाइप 1 में जो हमारे पास ब्लॉक होता है उसमें हमारे पास एवी कंडक्शन के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, लेकिन जो टाइप 2 के अंदर ब्लॉक होता है उसके अंदर हमारे पास परकिंसन सिस्टम के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है। जो टाइप 1 के होता है उसमें ये होता है कि ये आपने याद रखना है कि टाइप 1 में तो आपने देखें, टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होगा, एकदम से क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं आएगा। लेकिन टाइप 3 में ऐसा नहीं होता, पीआर इंटरवल फिक्स रहता है और फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाता है, फिर आती है ड्रॉप भी, ठीक है। यानी इसमें प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग हो रहा था, एकदम से क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं आएगा, इसमें प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन नहीं है, इसमें पीआर इंटरवल जो पहले था वही रहेगा, लेकिन रिदम है, 3 पी वेव्स के बाद एक क्यूआरएस आएगी, 2 पी वेव्स के बाद क्यूआरएस आएगी। कंप्लीट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कंप्लीट में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कंप्लीट की वेव वो सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक की इस टाइप की वेव थोड़ी सी सेम ही है, लेकिन कंप्लीट में थोड़ा सा मजीद डिफरेंस आएगा, मतलब उसमें रिदम हो भी सकता है और रिदम नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्टली रिदम नहीं होता कंप्लीट में। और कंप्लीट और स्टोक्स सिंड्रोम सिंड्रोम को हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड डिग्री को डिस्कस किया।